किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार का किसानों के हित में बड़ा कदम। मूल्य समर्थन योजना के तहत होंगी मूंग और उड़द की खरीद। देश भर में चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया एक जन आंदोलन। ये 10.30 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। योजना के अंतर्गत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता और मधुमक्खी निष्कासन उपकरणों पर दिया जाएगा 50% तक का अनुदान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आया लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव। करोड़ों उद्यमियों को योजना से ऋण के साथ साथ मिला आत्मविश्वास। छोटे छोटे सपनों को साकार करने में मिली मदद। स्वरोजगार को मिला बढ़ावा। शहरों ही नहीं, गांव तक पहुंचा योजना का लाभ। उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि जारी रहने की संभावना। मुंबई में 28 जून तक समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी। एनसीआर में प्री मॉनसून की दस्तक। लोगों को गर्मी से मिली राहत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द को और उत्तर प्रदेश में उड़द को मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री ने खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने नेफेड, एनसीसीएफ व राज्य के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा बैठक में विचार करने के बाद पीएसएस के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग तथा ग्रीष्मकालीन उड़द की खरीद की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बैठक में कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित में सरकार किसानों के लाभ के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ सही मायनों में किसानों तक पहुंच पाएगा। अधिकारियों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा है कि आधुनिक व कारगर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ किसानों के पंजीकरण की उचित व्यवस्थाएं की जाए। शिवराज ने कहा कि आवश्यक रही अनियमितताओं की शिकायत को लेकर भी चिंता व्यक्त की। बैठक में मध्य प्रदेश के किसान मंत्री श्री एदल सिंह कशनाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के साथ साथ किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जन आंदोलन बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ये एक अत्यंत प्रभावशाली पहल है जिसने पूरे देश में व्यापक सफलता हासिल की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये अभियान एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि ये भारतीय कृषि को आधुनिक बढ़ाने के लिए एक सतत आंदोलन की शुरुआत है। 170 टीमों ने 1.42 लाख से अधिक गांव का दौरा किया और (2170) टीमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान पूरे देश में गई। 60,000 से ज़्यादा गांव में ये टीमें पहुंची और 1 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा किसानों से संवाद किया।
और संवाद में, चर्चा में अनेकों मुद्दे की उसके हिसाब से होना चाहिए। तो शोध और रिसर्च के बिंदु क्या क्या होंगे, इस पर चर्चा हुई। किसानों के सामने ज़मीन पर समस्याएं कैसी है और उसका वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हुई। किसान की बेहतरी के लिए, सुख और समृद्धि के लिए और देश में रिद्धि सिद्धि आए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि खेती में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने राज्यों के साथ मिलकर किसानों की जरूरतों का आकलन किया। खेती में उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना है और किसान की आय बढ़ाना है और देश के मिलकर जो विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो हमने समस्याएं देखी, हमने जो स्ट्रेंथ हमारी देखी, जो काम और करने की ज़रूरत है, उस पर विचार करके हर एक राज्य के लिए एक कार्य योजना बनाएंगे, कृषि का रोड मैप। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के पहले चरण के सफल समापन के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की समीक्षा की और साथ ही भविष्य की कार्य योजना पर मंथन किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर कदम पर बदलाव जरूर नजर आता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी विकसित भारत के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान भी इसी ओर एक नई दिशा प्रदान करता है, जहां देश भर में 29 मई से 12 जून तक इस अभियान के तहत 728 जिलों में वैज्ञानिकों ने जाकर किसानों से संवाद किया। शिवराज सिंह चौहान ने जब इस अभियान की शुरुआत की थी तो उनका मकसद साफ था। उनका मकसद था कि जब तक देश में कृषि विकसित नहीं होगी तो विकसित भारत की ओर देश नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए किसानों को उन्नत खेती करने के लिए लैब टू लैंड का फॉर्मूला दिया गया, जिसके तहत लैब से निकलकर साइंटिस्ट बाकायदा गांव तक किसानों के पास पहुंचे और उनसे संवाद किया। उसके बाद जब ये अभियान समाप्त हो गया तो आज फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश भर के वैज्ञानिकों को दिल्ली में बुलवाया और ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से उनका अनुभव था और इसके दौरान जब वो संवाद कर रहे थे किसानों से तो किस तरह की समस्याएं किसानों ने इन वैज्ञानिकों के सामने दी। इस अभियान का मकसद साफ है कि जो भी समस्याएं निकल के आई है उसके समाधान के साथ अगले पड़ाव में किसानों के पास फिर से वैज्ञानिक डीडी न्यूज दिल्ली। और बिहार सरकार ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता और मधुमक्खी निष्कासन उपकरणों पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कृषि के साथ ही सहायक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना को मंजूरी दी गई है। और मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो वहीं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, जिससे व्यापक स्तर पर किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। जबकि मधुमक्खी बक्से की इकाई की लागत 4,000 रुपए है, जिस पर 2,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। मधुमक्खी छत्ते की लागत 2,000 रुपए तय की गई है, जिस पर 1,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ ही आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कई अहम वित्तीय पहल की गई हैं। एक दशक
से अधिक का समय संजीवनी साबित हुई है। सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 11 वर्षों ने आत्मनिर्भर भारत की नींव के हर स्तंभ को मजबूत किया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 2014 से पहले छोटे उद्यमियों को जटिल कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। उसके बावजूद भी उन्हें ऋण नहीं मिल पाता था। बैंक बड़ी कंपनियों को भारी भरकम ऋण देते थे, जबकि जरूरतमंदों को ऋण नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए एक स्वच्छ समावेशी विकल्प पेश किया है, जिसने सभी को समान अवसर दिए हैं। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। योजना के तहत 33 लाख करोड़ 2024-25 के लिए अंतिम आंकड़ा 4.53 करोड़ ऋण रहा है। वहीं 2015 और 16 में 1.37 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 33.65 लाख करोड़ रुपए इसके तहत दिए गए। आधे से अधिक ऋण SC, ST और OBC वर्गों के उद्यमियों को दिए गए हैं। कुल दिए गए ऋणों में 68% ऋण महिलाओं को दिए गए। करीब 14.72 लाख करोड़ रुपए के 35.38 करोड़ लोन महिला उद्यमियों को दिए गए। इस वजह से महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने पारंपरिक ऋण बाधाओं को भी दूर किया है। मुद्रा ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों को वित्तीय सहायता पहुंचाना एक उपलब्धि है, जिससे भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य छोटे व्यवसायों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 4 श्रेणियों का प्रावधान है। पहली श्रेणी शिशु के तहत 50,000 रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। वहीं दूसरी श्रेणी किशोर के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, जबकि तीसरी श्रेणी तरुण के तहत चौथी श्रेणी तरुण प्लस, जिसके तहत 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। हालांकि चौथी श्रेणी तरुण प्लस को 23 जुलाई 2024 से शुरू किया गया। जिन्होंने पहले ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, उनके लिए विशेष रूप से इसे तैयार किया गया, जिससे उद्यमियों को और अधिक सहायता दी जा सके। वहीं IMF जैसे वित्तीय संस्थान और रेटिंग एजेंसियां वित्तीय पहुंच बढ़ाने और समावेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में PM मुद्रा योजना की सराहना कर चुकी हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारत में उद्यमिता के परिदृश्य को बुनियादी तौर पर बदल दिया है, जिससे वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साथ ही विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और असम के हैलाकांडी जिले की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। यहाँ के लाला विकासखंड की महिलाओं द्वारा संचालित सोया पनीर उत्पादन की इकाई इन महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के साथ साथ उन्हें सशक्त भी बना रही है। असम के हैलाकांडी जिले के लाला विकास खंड के गगला चेरा में ये है महिलाओं द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर चल रही सोया पनीर उत्पादन इकाई, जो पूरी तरह से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। इकाई में प्रतिदिन 100 किलोग्राम सोया पनीर तैयार हो रहा है। जीवन ज्योति क्लस्टर स्तरीय संघ की देखरेख में ये इकाई सोया पनीर के निर्माण और पैकेजिंग के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करती है और इस पहल को साथ मिला है असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का।
सोया पनीर जो है सोयाबीन का जो बीज है वो 1 किलो से हम लोग का 60 किलो जो दूध निकलता है। तो उसके बाद हम लोग स्टीम करते हैं। उसके बाद हम लोग पनीर जो होता है वो 1 किलो 100 ग्राम ऐसे ही होता है। उसके बाद हम लोग पैकेटिंग करते हैं। धलेश्वरी उप ब्रांड के तहत तैयार इस उत्पाद को नाम दिया गया है टोफू। अत्यधिक पौष्टिक और कम वसा वाला होने के कारण ये सोया पनीर टोफू उपभोक्ताओं के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। लाला विकास खंड की 4 ग्राम पंचायतों की लगभग 6000 महिलाएं इस इकाई से जुड़ी हुई हैं। स्वयं सहायता समूहों की सदस्य इस पहल को सशक्तिकरण की ओर एक कदम के रूप में देखती हैं। हम लोग सोचा है सब महिला मिलकर हम लोग इसी से हम लोग को लाखपति महिला बनना है, इसी से बनना है। इसलिए हम लोग सब मिलके ये कोशिश किया है। फिर ये जो आजकल तो 80% लोगों का डायबिटीज़ है, शुगर है, इसलिए हम लोग को सोचा ये सब लोग खा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम लोग का सब लोग मिलके ये सब हम लोग का बनाने के लिए सोचा है। शुरुआत में 500 ग्राम सोया पनीर की कीमत 110 रुपए रखी गई है। इस उत्पाद को ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस पहल से महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ने के साथ साथ जिले की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि जारी रहने की संभावना जताई गई है। देश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम शामिल हैं। तो वहीं सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्री मानसून की दस्तक के बाद एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उमस ज्यादा होने के चलते परेशानी हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते में येलो अलर्ट जारी कर रखा है और संभावना जताई है कि लोगों का सामना तेज बारिश और तेज हवा से भी हो सकता है और साथ ही रिमझिम फुहार भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक येलो अलर्ट के 29 के साथ बारिश के संकेत हैं और साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में 28 जून तक समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने मुंबई के लिए 26 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक मुंबई में आज बारिश पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है। और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 31 सेल्सियस के बीच रहेगा। 27 और 28 जून को भी बारिश जारी रहेगी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 24 जून को ज्यादातर मंडियों में इसके भाव में सुस्ती देखने को मिली। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर केले का कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 23 जून को केले का भाव रहा 3000 रुपए, जो कि 24 जून को 500 रुपए लुढ़क कर 2500 रुपए पर आ गया। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी केले के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 24 जून को इसका भाव 400 रुपए की गिरावट के बाद 3200 रुपए से 2800 रुपए पर रह गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 23 जून को केले का भाव रहा 2700 रुपए, जो कि 24 जून को 10 रुपए टूटकर 2690 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान केले की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 जून को केला 3100 रुपए पर
मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहां की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 23 जून को टमाटर का भाव रहा 1100 रुपए। 24 जून को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह हरियाणा की गोहाना मंडी में 23 जून को टमाटर की कीमत रही 2200 रुपए। 24 जून को इसके भाव में 300 रुपए की तेजी आई और टमाटर का भाव हो जून को टमाटर का दाम था 1900 रुपए। 24 जून को इसकी खरीद बिना किसी यहां 24 जून को इसका भाव 30 रुपए टूटकर 2000 रुपए से 1970 रुपए हो गया। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मक्का की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं मध्यवर्तीय क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मक्के की बुवाई जारी रखें। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में बीन्स की बुवाई करें। साथ ही फूल आने की अवस्था में हल्की सिंचाई कर लें। वहीं पंजाब के किसान खरीफ धान के लिए नर्सरी की तैयारी जारी रखें। पश्चिमी क्षेत्र में मक्का और भिंडी की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में भी जल निकासी का प्रबंध करें। हिमाचल प्रदेश के किसान टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के पौधों को सहारा प्रदान करें। साथ ही उपज को सुरक्षित भंडारित करें या प्लास्टिक शीट से ढक दें। बात करें पंजाब की तो पंजाब के हरियाणा में अभी के समय मूंग, उड़द और अरहर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के किसान बीटी कपास की बुवाई पूरी कर लें। इसके अलावा हरियाणा में अभी का समय बाजरे की बुवाई के लिए अनुकूल है। बात करें दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की तो धान की नर्सरी में बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुवाई करें। इसके अलावा दिल्ली और इसके आसपास के किसान अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी मार्च इस समय कर सकते हैं। जैसे पूसा उदय, खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक नया इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला ने भारतीय समय अनुसार दिन 12:01 पर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत के लोग थे, सभी क्षेत्रों और विभिन्न विचारधाराओं से। पीएम ने लिखा कि हम अपने संविधान में सिद्धांतों को मजबूत करने और एक विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। से पुष्ट किया और साथ ही मुझे उस वक्त के विभिन्न राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही उसे नई पीढ़ी जान सके और इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान।